So what we are learning, everyone? We are learning prepositions today, and you can see the word pre plus position. Pre का मतलब होता है पहले और position का मतलब होता है स्थिति. तो इसकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिखेंगे the words which are used before any noun or pronoun. ठीक है, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे यूज हो टू शो देयर रिलेशन, टू शो देयर रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन. उनका संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाने का जो काम करे. सो वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से दिखाते हैं, दे आर कॉल्ड प्रपोजिशन. उन्हें हम कहते हैं प्रपोजिशन. गेटिंग? तो ये सबसे पहली चीज है जो हम सबको सीखनी है, हम सबको समझनी है. तो प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन विद अनदर नाउन एंड प्रोनाउन. वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करते हैं, वो हमारे प्रपोजिशन कहलाते हैं. नाउ अब हम सबसे पहले डेमो के तौर पर देखें. जैसे मैंने कहा she is in class, she is in the class. यहां पर एक लड़की जो है वो एक प्रोनाउन है और यहां पर क्लास जो है वो एक नाउन है. तो इस प्रोनाउन का इस नाउन से संबंध बताने का काम इन कर रहा है, तो इन यहां पर होगा प्रपोजिशन. मैंने कहा I am with you, मैं आपके साथ हूं. आई है प्रोनाउन, यू भी प्रोनाउन, इसका संबंध बताने का हम विथ कर रहा, तो विथ हो गया प्रपोजिशन. मैंने कहा रवि इज फ्रॉम इंदौर, रवि इंदौर से है, तो यहां पर रवि नाउन है, इंदौर एक प्लेस का नाम है, ये भी एक नाउन है, इसमें संबंध बताने का काम फ्रॉम कर रहा है, तो फ्रॉम आपका हो गया प्रपोजिशन. सो बेसिकली अगर आपको प्रपोजिशन समझने हैं तो वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका संबंध दूसरे नाउन और प्रोनाउन से करे, वो आपके प्रपोजिशन कहलाता है. सो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर प्रपोजिशन. एंड लेट मी टेल यू, प्रपोजिशन और कंजंक्शन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो प्रपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका संबंध बताते हैं, और कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंस, फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है. जैसे देखो, एक ही वर्ड है ना, दो तरीके से कभी कभी यूज होता है. मैंने कहा आई हैड डन माई वर्क, I had done work before you came. Before you came. एक तो ये सिचुएशन है, नंबर 1. नंबर 2 देखना, she is before me. अब यहां पर बिफोर जो है वो एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है, और यहां पर बिफोर जो है वो एज अ प्रपोजिशन काम कर रहा है. यहां पर बिफोर का मतलब निकल रहा है के पहले, यहां पर बिफोर का मतलब निकल रहा है के सामने. She is before me, वो मेरे सामने है. और दूसरा देखना, I had done my work, मैंने अपना काम कर लिया था, before you came, आप आए उसके पहले. तो यहां पर you came एक सेंटेंस है और I had done my work एक सेंटेंस है. दोनों को जोड़ा किसने? बिफोर ने. तो बिफोर क्या हो गया आपका? कंजंक्शन. बिफोर हो गया आपका कंजंक्शन, और यहां बिफोर आपका क्या हो गया? प्रपोजिशन. तो कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन, तो आप बताओ कि बिफोर जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है क्योंकि ये दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है, और ये बिफोर जो है आपका एज अ प्रपोजिशन काम कर रहा है क्योंकि शी का मी से जो संबंध है वो बताने का काम कौन कर रहा है? बिफोर कर रहा है. सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग प्रपोजिशन टुडे विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. आइए आपको सारे प्रपोजिशंस की पहले मैं लिस्ट बना देता हूं, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. चलो, ये हमारे कुछ प्रपोजिशंस है जो हमको कवर करने हैं इनिशियली. देखिए, प्रपोजिशन इसके बाद और भी है अभी, बट ये वो प्रपोजिशंस हैं, बेसिक प्रपोजिशंस जो हमको स्पोकन इंग्लिश में आने ही चाहिए इफ वी हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. सो दीज आर द बेसिक प्रपोजिशंस दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो इन द फर्स्ट ग्रुप वी हैव इन, इनटू, विदिन. इन हिंदी दे हैव गॉट द सेम मीनिंग में. ऑन, एट, अपॉन, तीनों का मतलब होता है पर. फ्रॉम से होता है, बाय का मतलब से भी होता है, के द्वारा भी होता है और तक भी होता है. विद का मतलब से भी होता है और एक होता है के साथ.
सिंस से भी होता है और फॉर से भी होता है और के लिए भी होता है। सिंस का एक ही मतलब होता है, थ्रू का मतलब भी से, ऑफ का मतलब भी से, और थ्रू के माध्यम से भी होता है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से, थ्रू इंटरनेट, नेट बैंकिंग के माध्यम से हम पैसे सेंड कर सकते हैं, वी कैन सेंड मनी थ्रू नेट बैंकिंग, है ना। तो ऑफ का मतलब भी से, इतने सारे से हो गए। बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में, की बगल में। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, को छोड़कर। अपार्ट फ्रॉम और एक्सेप्ट का मतलब भी होता है के अलावा, को छोड़कर, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको बताऊंगा कि बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम और एक्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, विल सी। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। बिफोर का मतलब होता है के सामने। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है के सामने। अपोजिट का मतलब भी होता है के सामने भी होता है, के विरोध में भी होता है। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। वाइल का मतलब होता है के वक्त। अक्रॉस का मतलब एक होता है आर पार, ठीक है, दूसरा होता है दूसरी तरफ, तीसरा होता है सभी दूर। तो आर पार और दूसरी तरफ सिमिलर मीनिंग देते हैं, और दूसरा अक्रॉस सभी दूर भी कभी मीनिंग देता है, देखेंगे अभी अपन। अबव का मतलब होता है के ऊपर। ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे। अंडर का मतलब भी होता है के नीचे। बिलो का मतलब भी होता है के नीचे। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, के प्रति। की ओर, के प्रति। जैसे बोलते हैं तुम्हें अपने करियर के प्रति सिंसियर होना चाहिए, यू शुड बी सिंसियर टुवर्ड्स योर करियर। तुम्हें अपने पेरेंट्स के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन इंस्टेड ऑफ, की बजाय। मैंने कहा वहां जाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने की बजाय आपको पर्सोना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यू शुड ज्वाइन पर्सोना इंस्टीट्यूट टू लर्न इंग्लिश। बिटवीन, के बीच में। बिटवीन, के बीच में। अमंग भी, के बीच में। तो इस तरीके से आप देखो, यहां पर सारे के सारे प्रपोर्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, सबके मीनिंग मैंने लिख दिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न देम इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपका चाहूंगा अटेंशन, बिकॉज to learn all these proportions, what you need to do, you just need to listen me very carefully। और बाकी तो सब आसान है, कोई बड़ी डील नहीं है। सबसे पहला जो proportion है जो आप सबको आता है, in, into, within में, अगर आप देखें तो in किसके लिए यूज होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर अंदर है, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, इस कमरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे there are 10 students in this room। आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा, इन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर अंदर होता है तो वहां इन लगता है। इसके अलावा इन जनवरी, इन फरवरी, इन अप्रैल, इन मई, जितने भी मंथ के नाम होते हैं सबके साथ आप इनका उपयोग करते हो। जैसे आपने कहा आई ज्वाइन दिस कोर्स इन अप्रैल। मैंने इस कोर्स को कब ज्वाइन किया? अप्रैल में ज्वाइन किया। ऐसे ही इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सबके साथ इन लगता है। आपने कहा मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप देख सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग के साथ भी इन लगता है। तो इन आपका हर जगह मे के सेंस में लगाते हो। लेकिन बात जब हम करते हैं किसकी? इनटू की, तो इनटू वहां लगता है जहां पर मोशन दिखा रहा हो। मोशन मतलब क्या होता है? गति। जैसे मैंने कहा ये कमरे का डोर है, अब एक लड़का कमरे में अंदर आ रहा है, ऐसा अंदर आ रहा है, तो मैंने कहा वो कमरे में दौड़ते हुए आया। ही केम इन टू रूम, ही केम रनिंग, रनिंग मतलब दौड़ते हुए, इन टू द रूम। अब मुझे बताइए हमने इन टू क्यों लिखा? क्योंकि जब वो दौड़ते आया तो उसने गति करी, मोशन करी। ऐसे ही आप इस चीज को समझो, मान लीजिए एक कुआं है, एक कुएं में पानी है, तो हम कहेंगे कुएं में पर्याप्त पानी है, तो हम क्या कहेंगे? There is enough water या sufficient water in the well। लेकिन अगर कुएं में कोई व्यक्ति कूद रहा है, अब जो व्यक्ति कूदेगा तो गति होगी, मोशन होगी, तो आप क्या कहेंगे? रवि कुएं में कूदा, तो आप इंग्लिश में बनाएंगे रवि जम्प्ड इन द वेल की इनटू द वेल।
into the well. So सारे स्टूडेंट्स अपना दिमाग पूरी तरह से यहां लगाएंगे और समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस है. इन जो चीज है, मैंने कहा कुएं में पानी है, देयर इज वाटर इन द वेल, लेकिन वह कुएं में कूदा, ही जम्प्ड इनटू द वेल. वह नदी में है, ही इज इन द रिवर, वह नदी में तैर रहा है, ही इज स्विमिंग इनटू द रिवर. तो जब कोई चीज कहीं पर अंदर है और गति कर रही है तो उसके लिए इनटू का उपयोग होता है. ठीक है. इसके अलावा इनटू को किसी चीज में किसी में कन्वर्ट करते हैं तो वहां भी यूज करते हैं. कन्वर्ट करना समझते हो? जैसे मैंने कहा, क्या आप इस पेन को पेंसिल में बदल सकते हो? कैन यू चेंज दिस पेन इनटू पेंसिल? क्या कहेंगे बोलो? ये जो एग्जांपल्स लिख रहा हूं ना, इनको लिखते चलना. कैन यू चेंज दिस पेन इनटू पेंसिल? अब देखो, हमने किसको यूज किया है? इनटू को. क्यों? क्योंकि यहां पर पेन को हम किस में बदलेंगे? पेंसिल में. आपने देखा होगा अक्सर लिखा होता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश. You are given some Hindi sentences and you are told to translate them into English. So translate the following sentence into English. Into English क्यों कहते हैं? Because they are already given in Hindi and now we have to change them, we have to transform them, we have to change them into English and that's why हम into का उपयोग करते हैं. तो into कैसे यूज होता है समझ में आ रहा होगा. आई होप सो सभी को. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. into के बाद है within. within मतलब टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई काम हो. टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब आप कोई काम करते हो तो वहां विद इन का उपयोग होता है. मैंने कहा 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज. 20 दिन के अंदर, विद इन 20 डेज. मैंने कहा इस काम को 20 दिन के अंदर पूरा करो. कंप्लीट दिस वर्क विद इन 20 डेज. कंप्लीट दिस वर्क विद इन 20 डेज. तो विद इन 20 डेज 20 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज 10 दिन के अंदर. तो ये आपका इन इंटू विद इन आपका इस तरीके से यूज होता है. राइट. इसके बाद नेक्स्ट है ऑन. ऑन मतलब होता है पर, एट मतलब भी होता है पर और अपॉन मतलब भी होता है पर. अब ये कैसे वर्क करता है इस चीज को समझो. ऑन, एट, अपॉन. ठीक है. तो उससे पहले इन इंटू विद इन आई होप सबको समझ में आया होगा. अब एक काम करिए, टेबल है मान लीजिए. ठीक है. मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है तो टेबल को थोड़ा सा अपन व्यवस्थित ऐसा ये एक टेबल है. इस टेबल के ऊपर मान लीजिए यहां पर कुछ बॉल्स रखी हुई हैं. तो मैंने कहा कितनी बॉल्स है टेबल पर? तो आपने कहा टेबल पर 10 बॉल हैं. सो देयर आर 10 बॉल्स ऑन द टेबल. अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने इन द टेबल नहीं बोला. टेबल के ऊपर सरफेस पर कोई चीज है इसलिए ऑन बोला जा रहा है. मैं स्टेज पर हूं, आई एम ऑन द स्टेज. बच्चे पेड़ पर हैं, चिल्ड्रन आर ऑन द ट्री. चिल्ड्रन आर ऑन द ट्री. थोड़ा ध्यान दीजिएगा. तो इस तरीके से ऑन का उपयोग होता है जब कोई चीज किसी पर होती है. अगर बच्चे क्लासरूम में हैं तो चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम होगा, वहां ऑन नहीं लगाओगे. तो ऑन मतलब पर होता है, जब कोई चीज किसी पर होती है वहां पर ऑन लगाते हैं. इसके अलावा ऑन का उपयोग पहला तो कोई चीज किसी पर पूरी तरह स्थित हो, कंप्लीटली सिचुएटेड हो, वहां लगाते हो. दूसरा डे और डेट के साथ. ये कॉन्सेप्ट सारे स्टूडेंट्स को लर्न करना है कि डे और डेट के साथ में आपको हमेशा याद रखना है कि डे और डेट के साथ आपको ऑन का उपयोग करना है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एवरीवन. विथ डे एंड डेट वी हैव टू यूज ऑन. जैसे मैं आपसे संडे को मिलूंगा, मैं आपसे संडे को मिलूंगा, इंग्लिश में क्या बनेगा? मैं आपसे संडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन संडे. मैं आपसे संडे को मिलूंगा तो यहां क्या आएगा? आई विल मीट यू ऑन संडे. मैं आपसे संडे को मिलूंगा. दिस इज ऑन संडे. आ रही बात समझ में? आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा ऑन संडे, संडे को. नेक्स्ट, वह अपना बर्थडे 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करता है. तो ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे. कब सेलिब्रेट करता है? 1 अप्रैल को. तो ऑन 1 अप्रैल. यहां पर देखो क्या है, ऑन 1 अप्रैल. ऑन 1 अप्रैल भी आप लिख सकते हो. तो देखो यहां पर आपने ऑन लगाया है, यहां पर आपने ऑन लगाया है. तो ऑन का उपयोग कहां करते हो आप? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑन का उपयोग आप करते हो किसी डेट के आगे और डे के आगे. विशेष ध्यान देना है, डे और डेट के आगे आपको ऑन का उपयोग करना है. ठीक है. बाकी अप्रैल मंथ, जो भी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जितने भी मंथ होते हैं इनके साथ इन लगता है. मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन लगता है. एग्जैक्ट जो टाइम होता है जैसे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उसके साथ एट लगता है. ये थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है.
जैसे मैंने कहा वह यहां 9 बजे आती है, तो शी कम्स हियर ऑन 9 o'clock, नहीं एट 9 o'clock। जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसके साथ एट लगता है, किसी दिन का नाम होता है उसके आगे ऑन लगता है, किसी डेट का नाम होता है, डेट हो 1st, 2nd, 3rd of April, 1st of May, 1st of June, 2nd of June, whatever, उनके साथ ऑन लगता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है कि कहां आपको एट लगाना है, कहां आपको इन लगाना है, कहां आपको ऑन लगाना है, क्योंकि स्टूडेंट यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा एट वहां यूज करते हैं जब कोई चीज पूरी तरह स्थित ना हो, ठीक है, और टाइम के आगे भी एट लगाते हैं। अब एट को कैसे यूज करते हैं वो चीज थोड़ा ध्यान देना आप लोग। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल वो दरवाजे पर है, तो मुझे बताइए दरवाजा तो पूरा का पूरा फ्रेम है, क्या उसके ऊपर है? वो नहीं, वो दरवाजे के पास है, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि वो दरवाजे पर है। तो ही इज एट द डोर। क्या कहोगे इंग्लिश में एक बार बोलो सारे स्टूडेंट, ही इज एट द डोर। ही इज एट द डोर का मतलब होता है वो दरवाजे पर है, ही इज ऑन द डोर नहीं बोलोगे। ऐसे मैंने कहा वो खिड़की पर खड़ा हुआ है, तो ही इज स्टैंडिंग ऑन द विंडो की इज स्टैंडिंग एट द विंडो। एक्चुअल में खिड़की तो पूरी फ्रेम है, उसके ऊपर नहीं है, वो खिड़की के पास खड़ा हुआ है, तो आप क्या बोल रहे हो? ही इज स्टैंडिंग एट द विंडो एंड पीपिंग आउटसाइड। वो खिड़की पर खड़ा हुआ और बाहर झांक रहा है, ठीक है, ही इज स्टैंडिंग एट द विंडो एंड पीपिंग आउटसाइड। वो खिड़की पर खड़ा हुआ और बाहर झांक रहा है। सो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, एट का उपयोग कहां कर रहे हो आप? जहां पर कोई व्यक्ति या वस्तु पूरी तरह स्थित नहीं है, तो एट, और पूरी तरह स्थित तो ऑन, ठीक है। तो ऑन और एट के बीच में बहुत ही छोटा सा माइनर डिफरेंस है, दैट यू मस्ट नो। अगर मैं स्टेज पर हूं तो आई एम एट द स्टेज होगा कि आई एम ऑन द स्टेज होगा? आप स्टेज पर कंप्लीटली सिचुएटेड है, सो यू आर सपोज टू से आई एम ऑन द स्टेज। लेकिन इसके अलावा जब आप कहीं पर ऐसी जगह होते हो जो एक फेमस प्लेस है, जैसे मैंने कहा मैं ताजमहल पर हूं, आई एम एट द ताजमहल, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ताजमहल पर हो, मतलब ताजमहल पर ऊपर चढ़े हो, तो ताजमहल के आसपास का जो एरिया वहां पर आप हो, इसलिए कहा जाएगा आई एम एट द ताजमहल। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आई एम ऑन कॉलेज होगा कि आई एम इन कॉलेज होगा कि आई एम एट कॉलेज होगा? अगर आप कॉलेज के अंदर हो और आपका बताने का इंटेंशन ये है कि मैं कॉलेज में अंदर हूं, देखना ये भी बच्चों को बड़ा दिक्कत देता है। आई एम एट कॉलेज सही है और आई एम इन कॉलेज सही है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो भैया एट और इन के बीच में क्या डिफरेंस है, ध्यान देना सभी। आई एम एट कॉलेज का मतलब होता है कि आप कॉलेज कैंपस में कहीं भी हो, ग्राउंड में हो सकते हो, है ना, आप लाइब्रेरी में हो सकते हो, यू माइट बी इन दी ऑडिटोरियम और एनीवेयर, आप कहीं भी हो सकते हो कॉलेज में, तो आप आई एम एट कॉलेज। बट आई एम इन कॉलेज, इट इंडिकेट्स दैट यू आर इनसाइड द कॉलेज कैंपस। लाइक आप कॉलेज में किसी रूम में अंदर हो शायद, इट माइट बी, तो उसको शो अप करने के लिए इन का उपयोग होता है। तो एट भी सही होता है, इन भी सही होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें लगाना क्या है, तो भैया इन भी सही है, एट भी सही है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। जब अंदर की बात आप कर रहे हो कि अंदर हैं, तो इन बोलते हैं। कॉलेज कैंपस में कहीं भी आप हो सकते हो तो एट कहते हैं, है ना। छोटे छोटे रूल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अगला वर्ड है, जैसे देखो आपने इनटू देखा था ना, वैसे ही है ऑन टू या अपॉन। इसका उपयोग भी पर के सेंस में करते हो, लेकिन मोशन में करते हो, गति में करते हो। जैसे मान लीजिए आप, ये चाबी है और अपनी की को आपने टेबल पर ड्रॉप कर दिया, तो मैंने कहा वेयर डिड यू ड्रॉप योर की? आपने अपनी चाबी कहां ड्रॉप की? तो आप कहेंगे आई ड्रॉप्ड माई कीज, आई ड्रॉप्ड माई की ऑन टू द टेबल। क्या बोलेंगे? ऑन टू द टेबल या अपॉन द टेबल, ठीक है। आई ड्रॉप्ड माई कीज या आई ड्रॉप्ड माई की ऑन टू द टेबल या अपॉन टेबल। सो अपॉन टेबल एंड ऑन टू टेबल, सिचुएशन को देखो कैसे वर्क कर रही है। आई ड्रॉप्ड माई कीज अपॉन टेबल या आई ड्रॉप्ड माई कीज ऑन टू टेबल। सो दिस इज द सिचुएशन। और जब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को आप बनाओगे, देन थिंग्स विल बी इजी टू मेक। चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, चीज़ों को बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, है ना। तो ऑन कैसे बना है, देखो ऑन से बना है ऑन टू। क्या बना है? ऑन टू आपका कैसे यूज हो रहा है? यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन हाउ इट इज वर्किंग। आई ड्रॉप्ड माई की ऑन टू टेबल। तो जब की को आपने ड्रॉप करी है तो उसने गति करी होगी, की ने मोशन की होगी ना, इसलिए आपने ऑन टू का उपयोग किया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट।
मैंने कहा बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो द चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री या ऑन टू द ट्री। ऑन टू या अपॉन दोनों लगा सकते हो। अपॉन अलग है, अप टू अलग है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अप टू क्या है, तो अप टू एक अलग प्रिपोजिशन है भैया। इधर देखो, अप टू इसको हम टिल भी कहते हैं, इसको हम बाय भी कहते हैं। इन तीनों का मतलब होता है तक। जैसे मैंने कहा कल तक, अप टू टुमारो, टिल टुमारो, बाय टुमारो, तो ये तक का मीनिंग देता है। ये एक अलग प्रपोजिशन है, अभी देखेंगे इसको भी अपन। चलिए अगला, अब देखो भाई, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया। थर्ड ग्रुप को पढ़ने से पहले मुझे एक क्वेश्चन सबसे जानना है। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इन इनटू, विद इन, ऑन एट, अपॉन? एंड व्हाट यू नीड टू डू इज टू जस्ट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस दैट आई हैव रिटन। एक बार इनको रीड करना लगे तो, है ना, सारे सेंटेंसेस में लिख दिए, और इसके आगे भी मैं अभी लिखते चलूंगा सारे एग्जांपल्स, तो वो सारे के सारे को आप एक बार रिवाइज करोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। अगला है फ्रॉम। अब देखो फ्रॉम का मतलब क्या होता है। फ्रॉम मतलब होता है से। फ्रॉम क्या होता है? से। मैं खंडवा से हूं, आई एम फ्रॉम खंडवा। आई एम फ्रॉम खंडवा। आप जब कहीं से बिलोंग करते हो ना किसी जगह से, तो वहां फ्रॉम का उपयोग करते हैं। तो पहला, आप जहां से हो उसको बताने के लिए। दूसरा, आप अगर किसी बीमारी का कारण बता रहे हो, आपने कहा उसके फादर कैंसर से पीड़ित है या उसके फादर को कैंसर है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ये देखो एग्जांपल्स में लिख रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने फ्रॉम का एग्जांपल लिखा, मैंने कहा शी इज फ्रॉम इंदौर। वह कहां से है? तो आपने कहा वो इंदौर से है। दूसरा, उसके फादर कैंसर से पीड़ित हैं या उसके फादर को कैंसर है, हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अब एक काम की चीज सुनना सारे स्टूडेंट, अगर उसके फादर कैंसर से पीड़ित है तो फ्रॉम लगा रहा हो, लेकिन मान लीजिए इन केस ऐसा हो नहीं, लेकिन उसके फादर एक्सपायर हो गए कैंसर से, तो ऐसी सिचुएशन में आप कहोगे इस फादर डाइड या इस फादर एक्सपायर्ड। अब इसके साथ ऑफ लगता है, डाई ऑफ कैंसर। ध्यान देने वाला विषय है। हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड हिज फादर इज डाई ऑफ कैंसर। तो यहां पर फ्रॉम लगाया आपने और यहां पर ऑफ लगाया आपने। कैंसर दोनों के आगे, कैंसर दोनों में आ रहा है, लेकिन विशेष ध्यान क्या देना है हमें कि फ्रॉम कैंसर जब कैंसर से पीड़ित हो, ऑफ कैंसर जब कैंसर से वो एक्सपायर हो गए हो, तो दैट इज द थिंग। ठीक है ना, तो ये विशेष ध्यान आप सारे के सारे स्टूडेंट को देना है। चलिए, फ्रॉम तो हर जगह आप लगाते हो, इवन दो प्लेसेस के साथ में भी लगाते हैं। जैसे आपने कहा वह यहां 9 से 10 तक आती है, लाइक इस तरीके से। सो शी कम्स हियर फ्रॉम 9 AM to 10 AM। कोई लड़की है जो 9 से 10 तक यहां पर आती है, तो आप कहेंगे शी कम हियर फ्रॉम 9 AM to 10 AM। तो ये देखो 9 फ्रॉम के साथ आप ये टू भी लगाते हो। मैंने कहा आई टीच इन दिस क्लास, मैं इस क्लास में पढ़ाता हूं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, आई टीच इन दिस क्लास फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो देखो ये फ्रॉम लगाया आपने, तो ये आपका फ्रॉम इस तरीके से वर्क कर रहा है। गेटिंग? समझने वाली बात है। अगर आप समझ के ध्यान से सुनोगे तो आपको कोई भी चीज टफ नहीं लगेगी। इसके बाद है बाय। बाय का उपयोग कैसे करते हो? जब भी आप किसी यातायात के साधनों की बात करो, मैंने कहा ट्रेन से, बाय ट्रेन, कार से, बाय कार, प्लेन से, बाय प्लेन, तो वहां सब के साथ आप बाय का उपयोग करते हो। मैंने कहा मैं यहां कार से आता हूं, आई कम हियर बाय कार। मैं वहां ट्रेन से जाऊंगा, आई विल गो देयर बाय ट्रेन। इसके अलावा पेसिव वॉइस आप सबने पढ़ा है, यह काम मेरे द्वारा किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी। तो डन बाय मी मेरे द्वारा, पेसिव वॉइस में। और तीसरा मीनिंग बाय का तक होता है। मैंने कहा कल तक इस काम को पूरा करो, कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो। सर बाय टुमारो मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, सर आई कांट कंप्लीट इट बाय टुमारो, आई विल बी एबल टू डू इट बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट वीक तक पूरा कर लूंगा, लाइक, है ना। तो इस तरीके से बाय के 3 यूजेस है। एक से भी होता है मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग में, यातायात के साधनों में। एक पेसिव वॉइस में के द्वारा होता है, और तीसरा आपका इसका तक के सेंस में मीनिंग होता है। सो वी हैव 3 मीनिंग्स ऑफ बाय। इसके बाद नेक्स्ट है विथ। विथ मतलब से भी होता है और के साथ भी होता है। अब विथ का मतलब से के अर्थ में कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा
मैं पेन से लिखता हूं। जब भी किसी टूल या इक्विपमेंट की मदद से आप कोई काम करते हो तो वहां विथ लगता है। मैं पेन से लिखता हूं, आई राइट फ्रॉम पेन, गलत है। सही क्या होगा? आई राइट विथ पेन। मुझे पेन से लिखना पसंद है, पेंसिल से नहीं। आई लाइक टू राइट विथ पेन, नॉट विथ पेंसिल। बहुत सारे बच्चे नॉट फ्रॉम पेंसिल बोलते हैं, विच इज रॉन्ग। वी हैव टू से विथ। मैंने कहा आप ताले को किससे खोलते हो? चाबी से ना। हाउ डू यू अनलॉक द लॉक? हाउ डू यू अनलॉक द लॉक? विथ की, कि फ्रॉम की? विथ की। तो ये विशेष ध्यान देना है आपको कि विथ का उपयोग कहां करना है हमें? टूल इक्विपमेंट के साथ में। आपने पेड़ को काटा, एंड इफ आई आस्क यू हाउ डिड यू कट द ट्री, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पेड़ को कैसे काटा, तो आपका जो रिप्लाई होगा, आपका जो आंसर आएगा कि आई कट द ट्री विथ एक्स, की फ्रॉम एक्स? विथ एक्स, कुल्हाड़ी से, है ना। तो टूल इक्विपमेंट के साथ में विथ लगता है। इसके साथ के अर्थ में भी इसका उपयोग आप करते हो। जैसे आपने कहा मेरे साथ विथ मी, वो मेरे साथ जा रहा है, ही इज गोइंग विथ मी। और तुम्हारे साथ आ रहा है, ही इज कमिंग विथ यू। तो इस तरीके से आपका यूज होता है ये। सिंस का मतलब भी से होता है। जैसे मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। मैं ये आपके लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर यू। ये मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर माई फैमिली, यू नो। तो फॉर ऐसे यूज होता है। इसके बाद थ्रू और ऑफ को देखें आप, तो आइए मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं सारे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बाय का। मैंने कहा शी कम्स हियर बाय ट्रेन, वह यहां ट्रेन से आती है। दूसरा देखना, यह काम उसके द्वारा किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय हर। आप देख सकते हैं यहां भी बाय है, यहां भी बाय है। नेक्स्ट, कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, इस काम को कल तक पूरा करो। तो आप देख सकते हैं बाय टुमारो, बाय हर एंड बाय ट्रेन। 3 बाय है, तीनों की यूजेस अलग अलग है। ऐसे ही विथ का देखो, शी लाइक्स टू राइड विथ कलरफुल पेन्स, उसको रंग बिरंगे पेनों से लिखना पसंद है। शी लाइक्स टू राइड विथ, आप देख सकते हैं विथ लिखा हमने, जबकि मीनिंग से का दे रहा है। ठीक है। ऐसे ही आप थ्रू का उपयोग करते हैं। जैसे किसी सोर्स से आप कोई चीज लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई गॉट दिस डेटा, मुझे डेटा गूगल के थ्रू मिला। आई गॉट दिस डेटा थ्रू गूगल। ठीक है, आई गॉट दिस डेटा थ्रू गूगल। तो थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, है ना, इस तरीके से। इसके अलावा थ्रू का मतलब ऐसे भी होता है, जैसे मैंने कहा जब आप इस समस्या से गुजरोगे, when you go through this problem, तब आपको पता चलेगा, when you come to know what reality is। तो go through, जब आप इस प्रॉब्लम को go through करोगे, मतलब जब आप इस प्रॉब्लम से होकर गुजरोगे, तो आपको ये चीज पता चलेगी। तो ऐसे ही आपका थ्रू होता है। थ्रू के अलावा एक आपका ऑफ होता है, OFF। ऑफ का मतलब भी से होता है। अब ये दूर होने के अर्थ में होता है। जहां आप फ्रॉम लगाते हो ना, वहां पर आप ऑफ भी लगा सकते हो, दूर होने के अर्थ में। जैसे देखो, वह छत से कूदा या वह छत से कूदी, तो आप क्या कहोगे? शी जम्प्ड फ्रॉम द रूफ या टेरेस। तो आप यहां पर फ्रॉम की जगह ऑफ भी लगा सकते हो। शी जम्प्ड ऑफ द रूफ। आपने कहा मैंने पेड़ से कुछ आम तोड़े, आई प्लग्ड सम मैंगोज, आई प्लग्ड सम मैंगोज फ्रॉम द ट्री। ठीक है, तो ऑन द प्लेस ऑफ फ्रॉम आप ये भी कह सकते हो, आई प्लग्ड सम मैंगोज ऑफ द ट्री। You can see the situation. I plugged some mangoes from the tree and off the tree. दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लेकर चलेंगे, देन आप इसको कर पाओगे और समझ पाओगे।
सो आई प्लग्ड सम मैंगोज फ्रॉम द ट्री, आई प्लग्ड सम मैंगोज ऑफ द ट्री। तो यहां पर देख सकते हैं हमने ऑफ का उपयोग किया है। गेटिंग एवरीवन? तो इसको इस तरीके से अगर आप समझोगे, इस तरीके से स्टडी करोगे, देन इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल। ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। चलिए, सो आप देख सकते हैं फॉर हो गया, थ्रू हो गया, ऑफ हो गया, सिंस हो गया, विथ हो गया, बाय हो गया, फ्रॉम हो गया, ये सारे सब कुछ हो गया हमारे। फोर का मतलब सिंस और फॉर आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगता है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं और मैं ये आपके लिए कर रहा हूं। आई एम डूइंग दिस फॉर यू, आई एम डूइंग दिस फॉर यू। सो फ्रॉम इन, इनटू, विद इन, ऑन, एट, अपॉन, फ्रॉम, बाय, विद, सिंस, फॉर, थ्रू एंड ऑफ, ये सारे के सारे प्रपोर्शंस हमने फर्स्ट फेज में कंप्लीट किए एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सो देखिए, थ्रू का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी सोर्स से आप कोई चीज ले, जैसे मैंने उसको व्हाट्सएप के थ्रू कुछ मैसेजेस भेजे, आई सेंट हिम सम मैसेजेस थ्रू व्हाट्सएप। अब बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में, की बगल में। आपने कहा मेरे घर के बाजू में एक गार्डन है, मेरे घर के बाजू में एक गार्डन है, क्या कहोगे इंग्लिश में? बोलो, मेरे घर के बाजू में एक गार्डन है, तो इंग्लिश में आप बताइए इसका क्या बनाओगे? जहां कहीं भी नंबर्स बताते हैं ना स्टूडेंट, दिमाग में एक चीज फिट कर लो, वहां देर लगता है। आप इंग्लिश में बनाओगे देयर इज अ गार्डन, क्या बनाओगे? देयर इज अ गार्डन मेरे घर के बाजू में बिसाइड माई होम, ठीक है। देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई होम मतलब मेरे घर के बगल में, बाजू में क्या है? एक गार्डन है। तो दिस इज एक्चुअली द बिसाइड। ऐसे देखो, मैंने कहा रवि इज बिसाइड सोहन, रवि सोहन के बगल में, या फिर रवि सोहन के बाजू में बैठा है, तो रवि सिटिंग बिसाइड सोहन। अब आप देखो यहां पर रवि सिटिंग बिसाइड सोहन मतलब रवि बैठा हुआ है बिसाइड सोहन, सोहन के बगल में, सोहन के बाजू में। सो दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब इसमें हमने एस लगा दिया, तो इसका मतलब आप बदल जाएगा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और अपार्ट फ्रॉम और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम का मतलब भी होता है के अलावा। अब इन दोनों का मतलब के अलावा को छोड़कर होता है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बिसाइड्स एंड अपार्ट फ्रॉम एंड एक्सेप्ट। अपार्ट फ्रॉम और एक्सेप्ट का सिमिलर मीनिंग है भाई, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन बिसाइड्स थोड़ा अलग है। अब देखो कैसे मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा, आप खुद समझ जाओगे। पहला सेंटेंस मैंने लिखा बिसाइड्स दिस पेन, एस लगाया है, बिसाइड्स दिस पेन आई हैव 2 more pens। और दूसरा बी वाला, except this pen I have no any pen, या I have no pen, I have no more pens, ऐसा भी लिख सकते हो आप, जो भी आपको लिखना हो। अब आप यहां पर देखो दोनों में क्या अंतर है। ऊपर वाले में इंक्लूडिंग सिचुएशन आ रही है, इंक्लूडिंग मतलब जिसमें शामिल है, और इसमें एक्सक्लूडिंग सिचुएशन आ रही है। तो देखो बिसाइड्स दिस पेन, इस पेन के अलावा भी मेरे पास 2 और पेन है, और नीचे में देखो इस पेन के अलावा मेरे पास कोई और पेन नहीं है। मतलब जब आप किसी चीज को ही बताओ कि इसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम में लगता है। और जब आप उसके अलावा कुछ और सिचुएशन भी बोलो, जैसे मान लीजिए आप एक ही सेंटेंस को बार बार बोल रहे हो, तो आपने कहा इस सेंटेंस के अलावा कुछ और भी बोल सकते हो, क्या कहोगे? बिसाइड्स की एक्सेप्ट या बिसाइड्स कहोगे। बिसाइड दिस सेंटेंस यू कैन स्पीक अनदर वन। आप बार बार इंदौर ही जा रहे हो, मैंने कहा इंदौर के अलावा भी आप कहीं और भी जा सकते हैं। बिसाइड्स इंदौर यू कैन गो समवेयर एल्स, बिसाइड्स इंदौर यू कैन गो समवेयर एल्स। तो आपने कहा मैं इंदौर के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, अब यहां बिसाइड्स नहीं आएगा, यहां एक्सेप्ट आएगा। आई विल नॉट गो एनीवेयर एक्सेप्ट इंदौर, आई विल नॉट गो एनीवेयर एक्सेप्ट इंदौर। तो भैया इंदौर को छोड़कर या इंदौर के अलावा मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो ये अंतर है आपका बिसाइड्स में और एक्सेप्ट में, जो सिमिलर मीनिंग देते हैं के अलावा को छोड़कर, लेकिन यूज होते हैं अलग तरीके से, यूज होते हैं डिफरेंट वे में। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऐसे लर्न करें। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, क्या होता है?
के पीछे, बिफोर का मतलब होता है के पहले, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, अपोजिट का मतलब होता है के विरोध में, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, वाइल का मतलब होता है के वक्त, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, अबाउट का मतलब भी होता है के बारे में, और दूसरा मीनिंग होता है लगभग। ठीक है, चलिए अभी मुझे आप लोग एक अराउंड का एक मतलब लगभग भी होता है। चलिए अभी आपका अटेंशन सबका मैं यहां पर चाहूंगा, एक्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड्स और बिसाइड, 3-4 प्रपोर्शन हमारे हो गए। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, मेरे घर के पीछे एक गार्डन है, देयर इज अ गार्डन बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के बाजू में एक गार्डन है, देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के सामने एक गार्डन है, देयर इज अ गार्डन बिफोर माई हाउस या इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, या अपोजिट माई हाउस, इसका मतलब के विरोध में भी होता है और के सामने भी होता है। जब दो बिल्डिंग आमने सामने होती है तो वहां अपोजिट लगता है। जैसे आपने कहा मेरा घर जो है राम मंदिर के सामने है, सो माई हाउस इज अपोजिट लॉर्ड राम टेम्पल, माई हाउस इज अपोजिट लॉर्ड राम टेम्पल। सो इस तरीके से आपका अपोजिट का आप उपयोग करते हो। तो अपोजिट मतलब के विरोध में भी होता है और के सामने भी होता है। अच्छा, अपोजिट के विरोध में कैसे होता है? जैसे दो व्यक्ति इलेक्शन में है, मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा, तो आपने कहा मिस्टर शर्मा मिस्टर वर्मा के अपोजिट है, तो आप इंग्लिश में कहोगे मिस्टर शर्मा इज अपोजिट मिस्टर वर्मा, मिस्टर शर्मा इज अपोजिट मिस्टर वर्मा। तो आइए सबसे पहले बिहाइंड को देखते हैं हम, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल बिहाइंड माई होम। क्या कहोगे इंग्लिश में? मेरे घर के पीछे एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल बिहाइंड माई होम। मेरे घर के बगल में एक टेम्पल है, तो देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई होम। ठीक है, बगल में है। तो मेरे घर के सामने एक टेम्पल है, देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई होम, बिफोर माई होम एंड अपोजिट माई होम। भाई इन तीनों का मतलब क्या होता है? के सामने के पहले। ठीक है, तो के सामने के मीनिंग के सेंस में इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिफोर के सामने, अपोजिट के सामने, तीनों के केस में आप जो है किसको उपयोग करते हैं? इस पर्टिकुलर प्रिपोजिशन को उपयोग करते हैं। तो 1-2 बार 3 बार जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको सारी की सारी चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी। इट इज नॉट अ बिग डील। सो ड्यूरिंग मतलब क्या हो गया? के दौरान। वाइल मतलब हो गया के वक्त। अक्रॉस मतलब हो गया आर पार। चलो एक सेकंड में थोड़ा नीचे आ गया था। तो बिहाइंड मतलब क्या हो गया? के पीछे। बिफोर मतलब क्या हो गया? के पहले। इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या हो गया? के सामने। अपोजिट मतलब क्या हो गया? के विरोध में। और अगेंस्ट मतलब क्या हो गया? के खिलाफ। तो अपोजिट के विरोध में कैसे? मिस्टर शर्मा मिस्टर वर्मा के अपोजिट है, तो मिस्टर शर्मा इज अपोजिट मिस्टर वर्मा, इस तरीके से। बाकी तो ये बताने की जरूरत नहीं, आप कर लोगे। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ। मैं अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक अगेंस्ट माई फ्रेंड्स। मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो अगेंस्ट माई फैमिली। तो अगेंस्ट माई फैमिली मतलब मेरी फैमिली के खिलाफ। ड्यूरिंग मतलब क्या होता है? के दौरान। मेरी छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरी छुट्टियों के दौरान, आई विल गो टू शिमला, आई विल गो टू शिमला। ठीक है, मेरी छुट्टियों के दौरान मैं कहां जाऊंगा? शिमला जाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरी छुट्टियों के दौरान आई विल गो टू शिमला, मैं कहां जाऊंगा? शिमला जाऊंगा। ऐसे देखो, आपने एक सेंटेंस कहा, शी वॉज वेरी वीक in English during her school days. ठीक है, मैंने कहा she was very weak during her school days, वो अपनी स्कूल डेज के दौरान बहुत ज्यादा वीक थी। मैंने कहा लॉकडाउन के दौरान मैं दिन भर घर पे रहा, मैंने कुछ नहीं किया। ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई स्टे एट माई होम, I stayed at my home, I didn't do anything special. So during lockdown, during her school days, during my holidays, you know, तो इसका मतलब के दौरान होता है। अच्छा, एक जो है while, इसका मतलब के वक्त होता है। ये सिर्फ वर्ब के साथ लगता है, only with verbs, याद रखना है। मैंने कहा बोलते वक्त,
तो ड्यूरिंग स्पीकिंग नहीं होगा, वाइल स्पीकिंग होगा। मैंने कहा बोलते वक्त वाइल स्पीकिंग, लिखते वक्त वाइल राइटिंग, सुनते वक्त वाइल लिसनिंग, दौड़ते वक्त वाइल रनिंग। मैंने कहा तुम्हें थोड़ा सा दौड़ते वक्त ध्यान देना चाहिए, यू शुड पे अटेंशन वाइल रनिंग। बोलते वक्त वाइल स्पीकिंग, तुम बोलते वक्त कुछ मिस्टेक करते हो, मुझे लगता है तुम्हें मिस्टेक पर वर्क करना चाहिए। यू मेक सम मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग, आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, यू शुड वर्क ऑन योर मिस्टेक्स बिकॉज यू मेक सम मिस्टेक वाइल स्पीकिंग। तो वाइल स्पीकिंग के वक्त, के दौरान, है ना, ऐसे। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? आर पार। आप इस मिरर के आर पार नहीं देख सकते, आप इस ग्लास के आर पार देख सकते हैं। यू कांट सी अक्रॉस द मिरर, यू नो, यू कांट सी अक्रॉस द मिरर बट यू कैन सी अक्रॉस द ग्लास। आपने कहा यस आई कैन सी अक्रॉस द ग्लास बट आई कैन नॉट सी अक्रॉस द मिरर। तो अक्रॉस मतलब आर पार होता है, और दूसरा दूसरी तरफ भी होता है। क्या आप रोड के उस पार जा सकते हो? कैन यू गो अक्रॉस द रोड? तो आपने कहा यस आई कैन गो अक्रॉस द रोड, इट्स इजी जॉब। मैंने कहा द ट्रैफिक इज सो हाई, द ट्रैफिक इज यू नो देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक हियर, आई कांट गो अक्रॉस द रोड। यहाँ बहुत बड़ा ट्रैफिक है, मैं रोड के उस पार नहीं जा सकता। सो दिस इज द अक्रॉस एक्चुअली। इसके बाद अक्रॉस के बाद एक और सिचुएशन होती है जिसमें अक्रॉस का उपयोग होता है, इसका मतलब होता है सभी दूर। क्या मतलब होता है? सभी दूर। जैसे देखो मैंने कहा इन 1920 इन 2020 COVID-19 spread across the globe, across the world। तो अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब यह निकल रहा पूरी दुनिया में। द न्यूज हैज स्प्रेड अक्रॉस द सिटी, शहर, पूरे शहर में खबर फैल गई। तो ये अक्रॉस द सिटी पूरे शहर में, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो इस तरीके से आपका यूज होता है। चलिए, तो अक्रॉस का मतलब आर पार, दूसरी तरफ ये हो गया। अराउंड मतलब क्या होता है? चारों ओर। मैंने कहा अपने चारों ओर देखो, इंग्लिश में क्या कहोगे? सी अराउंड यू। अपने चारों ओर देखो, सी अराउंड यू। आपने कहा मैं अपने चारों ओर देख सकता हूं, आई कैन सी अराउंड मी। ठीक है। मैंने कहा घर के चारों ओर बहुत सारे पेड़ हैं, देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड द हाउस। घर के चारों ओर जो है एक वॉल है, देयर इज अ वॉल अराउंड द हाउस, है ना। तो अराउंड द हाउस चारों ओर। एक अराउंड का मतलब लगभग भी होता है, जिसमें उससे लगभग 10 बजे मिला, आई मेट हिम अराउंड 12 o'clock, आई मेट हिम अराउंड 10 o'clock। मुझे याद है वहाँ लगभग 15 लोग थे। आई रिमेंबर देयर वर अराउंड 15 पीपल, है ना। तो देयर वर अराउंड 15 पीपल है, देयर वर अबाउट 15 पीपल। तो अबाउट एंड अराउंड दोनों का मतलब होता है लगभग। वहाँ लगभग 50 लोग थे जब मैं वहाँ गया। व्हेन आई वेंट देयर वर अराउंड 15 पीपल, है ना, 50 पीपल। तो इस तरीके से लगभग के सेंस में अबाउट और अराउंड का उपयोग आप करते हैं। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। मैं आपकी फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, है ना। तो इस तरीके से के बारे के रिगार्डिंग जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम अबाउट का उपयोग करते हैं। सो ड्यूरिंग, वाइल, अक्रॉस, अराउंड एंड अबाउट, इन सब के लिए आप जो है इसको उपयोग करते हैं। सो नॉट अ बिग डील गाइज, इट्स वेरी इजी जॉब, आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद है विनित। विनित का मतलब होता है के नीचे। क्या होता है? के नीचे। अंडर का मतलब भी क्या होता है? के नीचे। बिलो का मतलब भी क्या होता है? के नीचे। अबव का मतलब क्या होता है? के ऊपर। ओवर का मतलब क्या होता है? के ऊपर। बिटवीन का मतलब क्या होता है? के बीच में, है ना। अमंग का मतलब भी क्या होता है? के बीच में। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? की बजाय। इंस्पायर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर, के प्रति। और टिल अप टू बाय का मतलब होता है तक। बिफोर का मतलब होता है के सामने, और बिफोर का एक मतलब के पहले भी होता है, और आफ्टर का मतलब के बाद होता है। चलिए एवरीवन, तो 10 मिनट में ये सारे कंप्लीट में करवा दूंगा। Within 10 minutes we are going to cover up all these things and we just have to make the sentence right now। देखिए मैंने आपसे कहा ड्यूरिंग मतलब क्या होता है? के दौरान। मेरी छुट्टियों के दौरान मैं अपने घर पर था। ड्यूरिंग माई हॉलीडेज आई वॉज एट माई होम। वाइल, के वक्त। मैंने कहा बोलते वक्त आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक वाइल स्पीकिंग। अक्रॉस, आर पार, मैं दीवार के आर पार देख सकता हूँ, आई कैन सी अक्रॉस द वॉल। इसके बाद अराउंड। अराउंड मतलब होता है चारों ओर। घर के चारों ओर एक गार्डन है, देयर इज अ गार्डन अराउंड द हाउस, देयर आर सो मेनी ट्रीज अराउंड द हाउस। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। मैं लगभग 10 बजे वहां गया, आई वेंट देयर अबाउट 10 o'clock, आई वेंट देयर अराउंड 10 o'clock। अराउंड या अबाउट दोनों लगा सकते हो। अब देखो बिनीथ, अंडर, बिलो, अगर आप ध्यान से देखो ना
तो इन तीनों का सिमिलर मीनिंग है के नीचे, लेकिन भाई तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है इधर देखो आप। लेट्स टॉक अबाउट द beneath फर्स्ट। इट्स अ beneath। beneath का मतलब होता है के नीचे, जब कोई चीज किसी के नीचे और उसमें फिजिकल कांटेक्ट हो। क्या कहा मैंने? जब उसमें क्या हो, फिजिकल कांटेक्ट हो, तो वहां आप beneath का उपयोग करते हैं। जैसे देखो मैंने कहा द सेल फोन इज beneath द पिलो। अब आप ध्यान से देखें तो सेलफोन किसके नीचे है? तकिए के नीचे है, पिलो के नीचे है। तो ऑब्वियसली तकिए के नीचे है तो उसके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा। तो जहां फिजिकल कांटेक्ट होता है वहां पर आप इसका उपयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर अंडर जो होता है वो अलग है। अंडर के नीचे का मीनिंग तो देता है बट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, कांटेक्ट ना हो। ये पहला यूज है इसका। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल सेलफोन जो है वो टेबल के नीचे है। द सेलफोन इज अंडर द टेबल। अब beneath द टेबल नहीं बोला हमने, क्योंकि टेबल के नीचे है मतलब टेबल के बीच में और सेलफोन के बीच में गैप है। मैंने कहा बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री की beneath द ट्री? हम कहेंगे अंडर द ट्री। क्यों कहेंगे भाई? हम इसलिए कहेंगे कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। तो अंडर द ट्री क्यों कहा हमने? क्योंकि पेड़ के नीचे वो खेल रहे हैं, तो पेड़ से उनका फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, उसके नीचे वो खेल रहा है, उसकी छांव में वो खेल रहा है, दैट इज वाई। इसके अलावा कुछ एज में, एज लिमिट में भी आप इसका उपयोग करते हैं, अमाउंट में करते हैं। जैसे अंडर 10,000, अंडर 18, अंडर 16, है ना, अंडर द एज। तो ऐसे उनमें भी आप अंडर का उपयोग करते हैं। इसके बाद एक जो आपका यूज होता है वो देख लो कौन सा है, बिलो। अब इसको कैसे यूज करते हैं आप ध्यान देंगे। इसका उपयोग आप करते हैं रेशियो परसेंटेज में। रेशियो परसेंटेज जहां भी आपको लगाना हो वहां आप इसका उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा उसने 10th में 80 के नीचे परसेंटेज बनाए, तो ही गॉट बिलो 80% इन 10th। ठीक है, सो आप देख सकते हैं ही गॉट बिलो 80% इन 10th क्लास। मतलब उसने 10वीं कक्षा में 10th में 10वीं में 80 के नीचे जो है परसेंटेज बनाए। तो बिलो 80 ये रेशियो परसेंटेज में आप इसको यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से 3 अलग अलग यूजेस beneath और अंडर और बिलो के आपने देखे। अगर ये तीनों आपको समझ में आ गए हो तो अबव और ओवर को समझना बहुत आसान है। दोनों का मतलब क्या होता है? के ऊपर। अब भैया जब कम डिस्टेंस होती है ना तो वहां ओवर आता है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैंने शर्ट के ऊपर जो है कोट पहना हुआ है, तो आई एम वियरिंग अ कोट ओवर अ शर्ट, है ना। तो ओवर अ शर्ट मतलब जब शर्ट के ऊपर आपने पहना है तो डिस्टेंस शर्ट के बीच में और कोट के बीच में कम है, तो वहां आप ओवर का उपयोग करते हैं। तो कम डिस्टेंस के लिए ओवर करते हैं, ज्यादा डिस्टेंस के लिए अबव करते हैं। जब कोई डिस्टेंस असीमित हो, साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा हो, तो वहां अबव यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपके सिर के ऊपर एक प्लेन उड़ के जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? अ प्लेन इज गोइंग या प्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड के अबव माई हेड। आप ओवर माई हेड नहीं कह सकते, अब आपको बोलना होगा अबव माई हेड, मतलब मेरे सिर के ऊपर से एक प्लेन उड़ के जा रहा, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अगर कम डिस्टेंस है, जैसे आपने कहा कि रेलवे ट्रैक के ऊपर एक फ्लाईओवर बना हुआ है, तो देयर इज अ फ्लाईओवर ओवर द रेलवे ट्रैक। देयर इज अ फ्लाईओवर ओवर द रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक के ऊपर क्या बना है? एक फ्लाईओवर बना है। तो फ्लाईओवर के लिए आप किसका उपयोग करोगे? ये डिस्टेंस कम है, तो जहां डिस्टेंस कम होगा वहां पर आप ओवर लगाओगे। देयर इज अ फ्लाईओवर ओवर द रेलवे ट्रैक, ओवर द ट्रक भी कह सकते हो, ओवर ट्रैक, रेलवे लाइन भी कह सकते हो, जो आपको कहना हो। तो देयर इज अ फ्लाईओवर ओवर द रेलवे ट्रैक, तो दिस इज एक्चुअली द ओवर। गेटिंग? सो देयर इज अ फ्लाईओवर ओवर द रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक के ऊपर एक क्या बना हुआ है? एक फ्लाईओवर बना हुआ है। तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ऐसे समझे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो अबव भी है, ओवर भी है, दोनों चीजें आपकी हैं। ओवर का मतलब भी के ऊपर,
अबव का मतलब भी के ऊपर, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस के लिए ये कम डिस्टेंस के लिए। इसके अलावा रेशियो परसेंटेज में भी आप अबव का उपयोग करते हैं, जैसे उसने 10th में 80 के ऊपर परसेंटेज प्राप्त की है, शी गॉट अबव 80%, शी गॉट अबव 70% इन 10th स्टैंडर्ड। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली। बिटवीन अमंग समझाने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चे को भी पता है। दो के लिए बिटवीन अमंग का उपयोग दो से ज्यादा के लिए। जैसे मैंने कहा राम और श्याम के बीच में एक प्रतियोगिता है, सो देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन राम एंड श्याम। तो बिटवीन राम एंड श्याम मतलब राम के और श्याम के बीच में, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कहा राम और श्याम के बीच में एक प्रतियोगिता है, तो इंग्लिश में क्या बनाओगे आप? देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन राम एंड श्याम। अब आप देख सकते हैं यहां पर दो लोगों के बीच में कंपटीशन है, इसलिए बिटवीन लिखा। अब अगर राम श्याम सोहन मोहन के बीच में कंपटीशन है, तो देयर इज अ कंपटीशन। अब ज्यादा लोग हैं तो अब अमंग यूज होगा, अब बिटवीन यूज नहीं होगा। अब क्या यूज होगा? अमंग। अमंग राम श्याम सोहन एंड मोहन। अब देखो भैया यहां पर कितने सारे नाम हो गए? 4 नाम हो गए। एक राम है, एक श्याम है, एक सोहन है और एक मोहन है। तो 4 लोगों के बीच में कंपटीशन है, इसलिए अमंग लगाया हमने। तो अमंग और बिटवीन दोनों का उपयोग होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, बिटवीन दो के लिए लगता है, इसलिए बीच में एंड लगाते हैं हम डायरेक्ट, दोनों के बीच में, है ना। चलिए, तो ये बिटवीन अमंग आप सबको आ गया होगा, आई होप समझ में। इंस्टेड ऑफ और इंस्पाइट ऑफ, इन दोनों को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनको लेकर। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। मैंने कहा बोलने की बजाय तुम्हें सुनना चाहिए, बोलने की बजाय तुम्हें सुनना चाहिए, तो यू शुड लिसन। बोलने की बजाय मतलब इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, या फिर इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग यू शुड लिसन, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग यू शुड लिसन। ए। बी देखो, इंस्टेड ऑफ सिटिंग हियर, यहां बैठने की बजाय यू शुड गो देयर एंड हेल्प हिम। ठीक है, जरा एक बार बोलो तो सारे स्टूडेंट। इंस्टेड ऑफ सिटिंग हियर यू शुड गो देयर एंड हेल्प हिम। क्या कहोगे इंग्लिश में? यहां बैठने की बजाय आपको वहां जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली इंस्टेड ऑफ सिटिंग हियर यू शुड गो देयर एंड हेल्प हिम। इंस्टेड ऑफ सिटिंग हियर मतलब यहां बैठने की बजाय यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करनी चाहिए। गेटिंग? तो ये आपका ऐसे बनेगा। सी वाला देखो, और भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैंने कहा आपको हिंदी सीखने की बजाय इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश इंस्टेड ऑफ लर्निंग हिंदी। तो आपने कहा सर फर्स्ट आई विल लर्न हिंदी, देन आई विल लर्न इंग्लिश, बिकॉज आई एम ए मराठी मीडियम स्टूडेंट, सो फर्स्ट आई विल लर्न हिंदी, then I will learn English. So instead of learning Hindi, instead of learning English, instead of going there, instead of coming here, instead of helping him, ऐसे जहां भी की बजाय आप यूज कर रहे हो बिल्कुल आंख बंद करके यूज करो। मैंने कहा खाना खाने की बजाय पहले आपको अच्छे से अपने हाथ धोने चाहिए। इंस्टेड ऑफ ईटिंग फूड फर्स्ट यू शुड वॉश योर हैंड, यू नो, ऐसे। और एक होता है इंस्पाइट ऑफ। देखो ये इंस्पाइट ऑफ अलग चीज है दोस्त। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है, ये अलग अलग है। इन स्पाइट ऑफ, इसको हम स्पाइट ऑफ भी कहते हैं। इसका मतलब होता है के बावजूद। अब इसको 3 तरीके से यूज करते हैं आप। एक करेंगे आप पर्सन के साथ करेंगे तो बीइंग प्लस पर्सन होगा। वस्तु के साथ करेंगे तो हैविंग प्लस थिंग्स होगा। और वर्ब के साथ करेंगे तो वर्ब में आईएनजी लगेगा। देखो मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, तीनों में ध्यान देना। एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी, बीइंग अ गुड डॉक्टर, he couldn't save the life of the patient. वो पेशेंट की जान नहीं बचा सका। देखो बीइंग अ गुड डॉक्टर, तो यहां हम इस बीइंग के आगे लगा देंगे in spite of.
अब आपका सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी ही कुडंट सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, वो पेशेंट की लाइफ नहीं बचा सका। बी वाला देखना, पैसा होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, फिर से बोलो, पैसा होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, ही डज नॉट स्पेंड एनी मनी। पैसा होने के बावजूद भी वो कोई पैसा खर्च नहीं करता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही डजंट स्पेंड एनी मनी, वो कोई पैसा खर्च नहीं करता है। सी वाला देखो, ठीक है, सी वाला जो है आपका वो लगा दो आप वर्ब के साथ, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड, खाना खाने के बावजूद भी, ही इज स्टिल हंग्री, इज स्टिल हंग्री मतलब वो अभी भी भूखा ही है। खाना खाने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड, ही इज स्टिल हंग्री, वो अभी भी भूखा ही है। एग्जाम देने के बावजूद भी वो फेल हो गया, इन स्पाइट ऑफ गिविंग एग्जाम ही फेल्ड, वहां जाने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाया। इन स्पाइट ऑफ गोइंग देयर ही कुडंट डू एनीथिंग, सेंटेंसेस बनाने के बावजूद भी टीचर ने उसे डांटा। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस टीचर स्कॉल्डेड हिम। सो बेसिकली यहां पर जो भी चीजें हो रही हैं, व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली, इन स्पाइट ऑफ या स्पाइट ऑफ दोनों का मतलब क्या होता है, के बावजूद, बीइंग लगाया, हैविंग लगाया और वर्ब में आईएनजी लगाया। सो आई डोंट थिंक थिंग्स आर टफ, थिंग्स आर वेरी इजी टू डू, चीजें बहुत ज्यादा आसान है, चीजों को करना बहुत ज्यादा आसान है। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मेरा ऐसा मानना है, प्रैक्टिकली व्हाट आई बिलीव, कि अगर आप समझ के पढ़ रहे हो ना, then things are not going to be tough। तो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं होंगी, चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होंगी, और आप अगर समझ के कर रहे हो ना तो अपने आप सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। तो ये था आपका इंस्टेड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर के प्रति, मैंने कहा अपने काम के प्रति टूवर्ड्स योर वर्क, अपने दोस्तों के प्रति टूवर्ड्स योर वर्क, 9 बजे तक बाय 9 o'clock टिल 9 o'clock अप टू 9 o'clock, ठीक है। सो दीज आर द प्रपोर्शंस डियर स्टूडेंट्स दैट वी हैव डन टुडे, एंड लेट मी टेल यू, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट, so this session you guys have to must watch once again so that you can learn and practice more and more. You can see from in, into, within, on, at, upon, from, by, with, since, for, through, beside, besides, apart from, except, behind, before, in front of, opposite, against, during, while, across, around, about, beneath, under, below, above, over, between, among, instead of, in spite of, towards. टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर के प्रति। These all the proportions are very easy to use. You can just learn it. You can just improve yourself. Okay.